कवासी लखमा होगा, ये तमाम लोग पीछे चल रहे हैं। और शुरुआती रुझानों की यदि बात की जाए और इलेक्शन कमीशन ने भी जो आंकड़े जो लीडिंग दिखाए है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही है और कांग्रेस को पीछे दिखाया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त तो थी, ये तो था कि नंबर से उसके बाद बैठक और तमाम चीजें हो गई, लेकिन अब जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए उसको अगर देखा जाए, यदि उसको समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त बना रही है उसमें यह समझा जा सकता है कि 7 मंत्री पीछे चल रहे हैं और ये 7 मंत्री दिग्गज हैं, कोई वैसे वैसे मंत्री नहीं है। इसके इतर यदि समझा जाए तो शिव डहरिया जो आरंग से हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए जयसिंह अग्रवाल वो आगे चल रहे हैं। इसके इतर तमाम ऐसे लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं। रायपुर राजधानी की यदि बात की जाए तो 7 सीटों में, रायपुर जिले में 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं, एक तो सत्यनारायण शर्मा के जो बेटे हैं पंकज शर्मा वो आगे चल रहे हैं और उसके इतर यदि एक बात की जाए तो जो दूसरी सीट है वो, तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से बढ़त बनाई जा रही है, जिस तरीके से जो नंबर्स आ रहे हैं, जिसकी चर्चा की जा रही थी, उसमें फिलहाल अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम सीटों पर आगे नजर आ रही है। लेकिन जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा था उससे कांग्रेस के नेताओं को कुछ राहत थी दीपक, लेकिन अब जो टैली सामने आ रही है 90 सीटों में से 90 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं कांग्रेस के। वो कब तक 45, अभी कांग्रेस पीछे चल रही थी, बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब फिर से कांग्रेस आगे हो गई है 2 सीटों पर और बीजेपी 43 पर पहुंच गई। यानी 45 और 43 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ये अंतर अगर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो मुझे लग रहा है कि नजर हटेगी और दुर्घटना घटेगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि नजर हटेगी और दुर्घटना घट जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर रमन सिंह से आपने भी बात की, हमने भी बात की, उसके बाद आपने बात की अरुण साहू से, आपने भी बात की, हमने भी बात की। जो कॉन्फिडेंस नजर आया बीते दिनों एग्जिट पोल के बाद वो देखने वाला था। वो जिस तरीके से बूस्टअप कर रहे थे और जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे वो एकदम अलग नजर आ रही थी। डॉक्टर रमन सिंह से तो जब ऑफ रिकॉर्ड भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, सब बेहतर होगा और सब अच्छा हो रहा है। तो ये जो दुर्घटना वाली जो बात आप कर रहे हैं ये देखने को भी मिल रही है। सरकार के ही विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे ऑफ रिकॉर्ड बोले साहब हमें भी जानकारी लगी है कि कुछ प्राइवेट प्लेन बुक किए गए हमको ले जाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं अंदर भारतीय जनता पार्टी खिचड़ी जरूर पका रही है कि अगर नंबर्स कम आए, यदि नंबर 50 के आसपास रह गए, यदि नंबर 48, 49, 50, 51 रह गए तो बहुत मुश्किल हो जानी है कांग्रेस के लिए। क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन पहले कुमारी शैलजा ने भी बयान दे दिया कि संगठन निर्णय लेगा कौन प्रदेश का मुखिया होगा, शिव डहरिया ने भी वही बात कर दी। और इसके इतर भारतीय जनता पार्टी के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए ही सब कुछ था। आपको याद होगा 15 सीटें आई, 1 सीट पर उपचुनाव हो गया, वो भी हार गई। उसके बाद एक और सीट रिक्त हुई थी अभी वैशाली नगर की जिसमें विधायक की मौत हो गई थी। तो 13 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो भी लेके आएगी, अब जो भी नंबर लाएगी वो सीधा सीधा गेन करेगी। और जब गेन करेगी इस तरीके से गेन करेगी भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो 12,000 की चर्चा थी, जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना की तरह जो 12,000 की चर्चा की गई थी उसको घर घर तक पहुंचाया गया और उसको इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया गया। हमें याद है हम जब ओम माथुर से चर्चा कर रहे थे कि ये 12,000 की योजना है, आप इसके ऊपर काम क्या कर रहे हैं, उनसे जब जानकारी, उन्होंने कहा हमारा सीधा सीधा कैलकुलेशन है, एक घर में 3 महिलाएं होती हैं, उस हिसाब से यदि आप लगा लीजिए तो पर मंथ 3,000 रुपए हम एक घर में देंगे। और महिलाओं की बात घरों में कटती नहीं है, आपको भी याद है। तो किसान का तो एक मुद्दा था ही, उसके साथ साथ जो पैसा देने की चर्चा की गई थी महिलाओं को लेकर वो कहीं ना कहीं काम कर गई और वो भारतीय जनता पार्टी को यहां लाभ दे रही है। और ये लाभ दिख रहा है नंबर्स के अंदर। क्योंकि हमें याद है भारतीय जनता पार्टी ने इसको जब अपने जन घोषणा पत्र में इंगित किया था उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रचार किया। कांग्रेस जहां धान की, किसान की, कर्ज माफी की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी इस 12,000 की चर्चा कर रही थी। और कांग्रेस को भी पहले फेज का चुनाव खत्म होने के बाद इसकी घोषणा करनी पड़ी। घोषणा करने के बाद उन्होंने एक कदम आके 12,000 की जगह 15,000 इस राशि को रख दिया। हालांकि वो उतना काम नहीं कर पाया क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं वो समझा जा रहा है कि उस तरीके से काम नहीं किया। क्योंकि सरकार के जब मंत्री पीछे चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति और किस तरह का जो मतदाताओं का मूड था वो यहाँ दिख रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो सारी की सारी विधानसभाओं में काम किया, चाहे वो
वो मुलाकात, भेंट मुलाकात की बात हो, चाहे युवाओं से संवाद हो, चाहे उनकी योजना हो, चाहे ग्राम स्वराज हो, बहुत लंबी फेहरिस्त है जिसको वो बताते हैं। लेकिन इसके इतर तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले लग रहा था कि इस बार भी 12 के भाव में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 2 से 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से रिचार्ज होती है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में है, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में सरकार चला रही है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह के करीबी मनसुख मांडविया हो, माथुर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब, उसके बाद बिहार से आने वाले नितिन नवीन हो, ये तमाम लोगों का जो ट्रायंगुलर बनाया गया, जो इनकी तिगड़ी बनाई गई, इन्होंने पूरा प्रदेश नाप दिया। और पूरा प्रदेश नापने के बाद जिस तरीके से एक एक चीज़ को समझा और आगे का रोड मैप तैयार किया, कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहा है या जो नंबर्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस दिशा में नजर आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से बढ़त दिलाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा था कि आपको एज मिल रहा है, नंबर्स तो आ रहे हैं लेकिन एज मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कितनी कंपनियां सर्वे करती है? 5 या 7 कंपनी सर्वे करती है। 5 या 7 कंपनी के सर्वे बता रहे हो, आप ये बताइए सबसे ज्यादा नंबर कितने हैं? तो एक ने ये कहा कि 57 नंबर आपको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। बोले इसको उल्टा कर लीजिए, हमने कहा है अब की बार 75 पार। तो अब ये समझा जा सकता है कि जिन नंबर्स को उल्टा करने की बात हो रही थी या जिस नंबर्स की चर्चा हो रही थी, उन नंबर के आधार पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस लाइन लेके चल रही थी या जो कांग्रेस चर्चा कर रही थी, उस आधार पर तो ये नंबर्स नजर नहीं आते। अगर ये नंबर्स आ भी जाएं तो इस नंबर्स के बाद सरकार बनाना और सरकार चलाना ये कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत लंबी फेहरिस्त है भूपेश बघेल को परेशान करने वालों की। कम लोग नहीं हैं। आपको याद होगा वो 2.5 साल, आपको याद होगा वो विधायकों की परेड, आपको ये भी याद है कि इसके बाद एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। और एक बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है जो कि टेली पर साफ दिखाई दे रही है। 90 सीटों में से 90 का रुझान हो गया, जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा, जिनका कहना है कि वाकई बीजेपी ने अच्छी उपस्थिति दी है। और कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस फिलहाल 45 सीटों पर है और 45 से अब ये टेली में 46 हो गई। देखिए पल पल में समीकरण बदल रहे हैं, बीजेपी 43 में हो गई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और राजनांदगांव से जो रमन सिंह है, वो रमन सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। 10,000 वोटों से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये ताज़ा समीकरण इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो एक केंद्र से जिन्हें भेजा गया था, राष्ट्रीय महासचिव थे, करीब कोंडागांव से मोहन मरकाम पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव आगे चल रहे हैं। ये तमाम सारे समीकरण मैं आपको बता रहा हूं। बिलासपुर से अमर अग्रवाल आगे चल रहे हैं, लोरमी से अरुण साहब आगे चल रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? बाबूलाल जी हमारे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, अब चेहरे अगर सरकार करीब करीब लग ही रहा है कि देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अगर मान भी लिया जाए कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? डॉक्टर रमन सिंह या फिर अरुण साव, या फिर इसके इतर और निकल जाए तो फिर कोई महिला आदिवासी चेहरा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चमत्कारिक निर्णय लेती है और माने चौंकाने वाली बातें इनके इसमें रहती है। तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुझे जो लगता है, दावा जो है, वास्तविक दावा अगर देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह का है, क्योंकि चेहरा प्रदेश में अगर किसी का चलता है तो सिर्फ रमन सिंह का चलता है, बाकी किसी का कभी चला नहीं। अरुण साव को एक बढ़त मिली थी, निश्चित रूप से उनके चेहरे को भी आगे करने का प्रयास किया गया था। और अरुण साव के लिए भी लोगों का कहना है कि वो सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। और जो आपने एक बात कही कि महिला चेहरा की उम्मीद अब जो है वो क्षीण हो चुकी है। महिला चेहरा की स्थिति दिखती नहीं है। विजय बघेल के बारे में कहा जा रहा था कि अगर वो मुख्यमंत्री को हराकर जीत कर आते हैं तो वो भी एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन उनकी भी उम्मीद अभी तक तो रुझान में दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के जो है रमन सिंह पर कांटा टिकेगा और अरुण साव पर कांटा टिकेगा। और भारतीय जनता पार्टी है, मैंने कहा ना कि चमत्कार की आशा कीजिए आप, कि चमत्कारिक रूप से कोई नया चेहरा अगर क्योंकि ये स्थानीय नेताओं का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार दिल्ली का है। और अगर मध्य प्रदेश में भी देखें तो मध्य प्रदेश में भी चमत्कार दिल्ली का दिखाई दे रहा है। रंजन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। रंजन साहब,
अब देखिए स्थिति देखिए, ये माना जा रहा था कि 8 बड़े नेता, 8 सांसद, एक राष्ट्रीय महासचिव को पार्टी ने चुनाव लड़ाया, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो ये माना जा रहा था कि सभी चुनाव हार रहे हैं। लेकिन स्थिति को देखिए कि सबके सब चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, एक छोटा सा उदाहरण यानी कि माया सिंह ग्वालियर में, सतीश सिकरवार के सामने खुद माया सिंह का जो लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ा रहे थे, उन लोगों का यह कहना था कि अरे साहब, शेर के सामने बकरी को खड़ा कर दिया और शेर भारी पड़ेगा। वो माया सिंह सतीश सिकरवार को पीछे किए हुए हैं, वो आगे चल रही हैं। यानी कि वहां पर आप भिंड चले जाएं, करीब 6000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सीट फंसी हुई है। माफ कीजिए। इसके अलावा लाल सिंह आर्य, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है अनुसूचित जाति के, उनके बारे में कहा जा रहा था कि साहब बड़ी कांटे की टक्कर है, हार भी सकते हैं, वो आगे चल रहे हैं। राकेश सिंह के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, 7000 वोटों से राकेश सिंह आगे चल रहे हैं। तो इसे ये माना जाए लाडली लक्ष्मी बहना का असर हो सकता है, लेकिन 150 पार अगर जा रहे हैं, 150 पार जा रहे हैं, तो 150 पार जाकर अगर ये संकेत मिल रहा है तो क्या इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो एक प्लान था जिसमें वो संभाग वार गए, उन्होंने प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई, बड़े नेताओं को लड़ाया, क्या कहा जाए, या पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान पे जाएगा? नहीं, देखिए एक मोदी मैजिक तो है। मुझे 2019 की याद आती है, जो नाम लिया नरेंद्र सिंह तोमर का आपने, एक तो चुनाव हारने का लग रहा था, हार जाएंगे, सीट फंसी हुई है, और अचानक 2 लाख वोट से ज्यादा, ऐसे बहुत से लोग थे। 28 सीट 29 में से जो लोकसभा सीट थी वो भाजपा ने जीता। तो मोदी मैजिक शुरू से लग रहा था कि अगर कुछ काम करेगा, लाली बहन अपनी जगह पे है, और अगर देखे छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में आप आ गया हुए, तो लोकल लीडर तो अपनी जगह पे हैं, बिना मोदी मैजिक के संभव नहीं है। और देखिए जो एक गाना चला था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, बहुत ही सुविचारित तरीके से इस गाने को लाया गया। स्टेट का गाना नहीं था, ये दिल्ली में बनाया गया था इसको, और सबसे ज्यादा मीटिंग किसी भी स्टेट में अगर मोदी ने किया तो मध्य प्रदेश में किया। तो मनोज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मध्य प्रदेश का, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बहुत ही एक केस स्टडी माना जाएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री में। रंजन साहब, एक बड़ी खबर आपको बताना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पीछे चल रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, बड़ी खबर, अपडेट। दीपक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये तो बड़ा संकट हो गया बाबूलाल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, विजय बघेल आगे, यानी कि जो दिल्ली का मास्टर स्ट्रोक था वो काम कर गया। नहीं, ये जो मास्टर स्ट्रोक आप बता रहे हैं ये परिवर्तित होगा, क्योंकि भूपेश बघेल का प्रभाव वहां पर जो है वो ऐसा है, ये अभी ये 2-3-4 चरणों में नहीं पता लगेगा। अंतिम जो निर्णय आएगा वो एक अलग किस्म का होगा। निश्चित रूप से जो है विजय बघेल अच्छी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि विजय बघेल इतनी अच्छी टक्कर देंगे, ऐसा अनुमान नहीं था लोगों को, लेकिन वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे पीछे अभी एक एक चरण में अलग अलग स्थितियां बनेगी, एक एक बूथ में अलग अलग स्थितियां बनती चली जाएगी। दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या खबर है, बताइए भूपेश बघेल के बारे में। देखिए, भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं दूसरे राउंड में, 500 के आसपास मतों से पीछे चल रहे हैं, और ये समझा जा सकता है क्योंकि पहले बढ़त बना रहे थे, उसके बाद अब पीछे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि हम जब वो पाटन में मौजूद थे, कुरुडी जो उनका गांव है, उससे पहले 2 किलोमीटर अगर आप पहले आएंगे तो कुगदा एक गांव था जहां सबसे ज्यादा सेंटर थे, जहां सबसे ज्यादा मतदाता थे। वहां जब बात की जा रही थी कि आखिर दिक्कत क्या है, कैसा चल रहा है, उन्होंने जब लगा, वहां जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि जमीन का पट्टा नहीं मिला, और प्रधानमंत्री आवास को लेकर उन लोगों की नाराजगी थी। ये भी कहा गया कि साहब कई बार काम लेके गए, हमारी बात नहीं सुनी। तो इस तरीके की नाराजगी है, इस तरह की चीजें, यदि मुख्यमंत्री का गृह ग्राम है, जहां उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां वो खुद वोट करने आए, वहां से 2 किलोमीटर पहले यदि इस तरह की स्थिति है, यदि इस तरह की नाराजगी है, तो आप समझ सकते हैं। और वो कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बहुत बड़ा गांव है, मेन शहर से लगा हुआ है। हम 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ बैठे थे, ग्रामीण महिलाएं थी, जब उनसे बात की जा रही थी तो उन्होंने इस चीज को बताया कि साहब प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, जमीन का पट्टा नहीं
नहीं मिला, और जब इसकी चर्चा की जाती है तो सरकारी काम बता के या कोर्ट में फंसा हुआ है मामला इस तरीके का बता के हमें टाल दिया जाता है, तो हम जाएंगे तो जाएं कहाँ। तो इस तरह की स्थिति यदि देखने को मिलती है तो मतदाता उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मतदाता साइलेंट होता है, क्योंकि हमने तमाम जगहों पर गए, तमाम जगहों पर बात की और इस तरह की चीजें निकल के आई। कुछ ऐसे भी लोग मिले, उन्होंने कहा कि साहब जो कर्ज माफ होता है तो बड़े किसानों का होता है, हमारा क्या ही माफ करेंगे, हम तो 25,000 30,000 लिए, नहीं भी माफ करेंगे तो पहले भी पटाते थे अब भी पटा देंगे। तो इस तरह की चीजें मिलीजुली प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बीच जब कोई जवाब देने से बचता था तो उनसे यह पूछा जाता था कि आप डॉक्टर रमन सिंह को जानते हैं, आप भूपेश बघेल को जानते हैं, आप नरेंद्र मोदी को जानते हैं, तो वहां पर आज भी अभी भी डॉक्टर रमन सिंह की जो छवि है या रमन सिंह का चेहरा है वो धुंधला नहीं हुआ है, लोग आज भी जानते हैं। तो इन सब चीजों के हिसाब से ये समझा जा सकता है कि विजय बघेल जिस तरीके से बढ़त बना रहे, क्योंकि जो रायपुर से लगा हुआ इलाका है कुम्हारी का, वहां विजय बघेल की अच्छी खासी बढ़त है, और विजय बघेल की अगर अच्छी खासी बढ़त है तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके के नंबर आए हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पीछे हुए हैं दूसरे राउंड में, उससे ये समझा जा सकता है कि विजय बघेल ने वहां मेहनत की है, लोगों से जाके मिले, अपनी बात को रखे हैं। और वो जो तमाम चीजें, क्योंकि उनसे जब हम चर्चा कर रहे थे, जब उनका इंटरव्यू कर रहे थे, जब उनसे पूछा तो एक चीज में वो भारी नाराज हो जाते थे कि यहाँ के बच्चों का, यहाँ के गरीबों का पैसा महादेव सट्टा ऐप में लगवाया गया है और उनके घर को बर्बाद किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं और जो प्रतिद्वंदी है वो आप ही के परिवार का है, तो बहुत सारी ऐसी बारीकियां, बहुत सारी ऐसी चीजें वो आपके बारे में जानता है जो उसको नहीं पता होना चाहिए। तो इस नंबर से या इन चीजों से या मुख्यमंत्री के पीछे जाने से एक बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपनी सीट इतनी आसान उनके लिए अभी तो नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। रंजन साहब हमारे साथ मौजूद है। रंजन साहब, जब इतनी अपार सफलता है, यानी कि बीजेपी 150 से पार जा चुकी है, तो इतनी अपार सफलता के बाद अब स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि कितना नीचे आएगी जब इतनी सीटों पर आगे चल रहा और करीब करीब 10:15 के आसपास का टाइम हो गया है, अब बीजेपी कितना नीचे आएगी, कितना भी नीचे आएगी तो बहुमत के पार तो जा चुकी है, साफ हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में तमाम जितने भी लोग, दिल्ली से बड़े नेता जो जीत कर आए हैं, अब वो जीत से ऊपर निकल चुके हैं। अब जीत से ऊपर निकल चुके हैं तो बात तो उनके जहन में कुछ होगी। दिल्ली में भी मंथन इस बात को लेकर चल रहा होगा कि जनाब चेहरा कौन, क्या लगता है आपको चेहरा कौन? नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल तो यही था चुनाव के पहले ही। मनोज जी, एक चीज मैं जो पीछे बोल रहा था जिसको जोड़ के आगे बढ़ूंगा कि बहुत बड़ी केस हिस्ट्री मानी जाएगी पॉलिटिकल हिस्ट्री में। एक पार्टी जो जून तक चुनाव हार रही थी, उसके बाद वो लाडली बहना स्कीम आई, फिर अचानक अमित शाह पिक्चर में आते हैं, पूरे चुनाव का कमान अपने हाथ में लेते हैं, मोदी की लगातार मीटिंग्स होती हैं, और जो पार्टी जून तक 60-70 सीट पे सिमटी थी, पार्टी वापस आती है, ना केवल एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करती है बल्कि उसको प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करती है। तो बहुत बड़ा चुनाव माना जाएगा, बहुत बड़ा केस एग्जाम्पल माना जाएगा कि कैसे पार्टी हारते हुए जीत सकती है। दूसरा, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है कि कर्नाटक में जीतने के बाद वो जो टेम्पलेट था कर्नाटक का, उसको लागू नहीं कर पाए। चाहे करप्शन का इश्यू, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू हो, महंगाई का इश्यू हो, जितना सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने वहां सफलता पाई, उसके साल में मेहनत किया था, वो यहाँ दिख नहीं रहा था। मनोज जी, हम लोग जहां जा रहे थे, कांग्रेस तो मैदान थी नहीं, एंटी इनकम्बेंसी था, जनता नाराज थी, सब दिख रहा था, लेकिन नहीं दिख। दूसरा जो सवाल आपका है, कौन सा चेहरा होगा, मैं मानता हूं कि बीजेपी आने वाले 20 साल के लिए पॉलिटिक्स करेगी। और उनको देखिए, अगर 3 राज्यों में भी जैसा छत्तीसगढ़ दिख रहा है, अगर आप जगह बीजेपी आती है तो जो आपने बात शुरू में कही थी, ये मोदी मैजिक मानी जाएगी, दिल्ली की जीत मानी जाएगी और सेमीफाइनल में भाजपा की जीत मानी जाएगी। ऐसे में भाजपा आगे 20 साल आगे की पॉलिटिक्स करेगी। हो सकता है कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो सरप्राइज करे हम सबको, कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो सरप्राइज करे। और मेरा भी यही मानना है कि मध्य प्रदेश में जो अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्योंकि 2018 में जिस तरीके से सरकार गई, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दिल्ली के आला कमान ने भी ये सोचा कि जनाब ऐसा ना हो कि अपने ही पार्टी के लोग कोई खेल कर दें। मेरा भी रंजन साहब वही मानना है कि इतनी अपार सफलता है, बहुमत से आगे जाके बीजेपी के सीटों को मिली है कि दिल्ली एक संकेत देगी, दिल्ली एक अच्छा संकेत देगी। और मुझे जो लगता है कि दिल्ली से जो जितने भी 8 बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया गया है,
उन 8 बड़े नेताओं में से कोई एक चेहरा हो सकता है, और कोई लाडली बहना मुख्यमंत्री हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, दोनों काम हो जाएंगे। लाडली बहना को श्रेय भी चला जाएगा और दिल्ली से कोई नेता मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। राजेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, बड़ा संकेत जबलपुर से निकल कर आया है, जो सोचा नहीं था जबलपुर ने वो दिया, क्या कहेंगे राजेश? 10,520 प्रत्येक क्षेत्र की 28 मतों की संख्या। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी बड़ी बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं बनाई हुई है। पनागर और पूर्व 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस की बढ़त है और 3 से लेकर 5,000 तक की ये बढ़त है। पनागर की अगर बात की जाए तो राजेश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनकी बढ़त है। उनके सामने जो है बीजेपी से वो सुशील कुमार तिवारी इंदू हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व विधानसभा की तो पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया कांग्रेस से हैं जिनकी लीड लगभग 5,000 से आगे की लीड कांग्रेस की है। और उनके सामने जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के अंचल सोनकर, ये जो सबसे पहली बीजेपी की सीट घोषित की गई थी 17 अगस्त को, उसमें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अंचल सोनकर, उनका नाम घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर आपको बता दें 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें दूसरे और तीसरे राउंड की गणना लगभग पूरी हो चुकी है। पाटन विधानसभा से अगर देखा जाए तो दूसरे राउंड की गणना के बाद 4497 मतों से बीजेपी आगे है। उत्तर मध्य विधानसभा में भी दूसरे राउंड की गणना पूरी हो चुकी है और 4200 मतों से भाजपा आगे है। बरगी से अगर बात की जाए तो यहाँ तीसरा राउंड जो है वो पूरा हो चुका है और लगभग 13,000 मतों से बीजेपी आगे है। कैंट विधानसभा में दूसरा राउंड हो चुका है और 7586 मतों से बीजेपी आगे है। पश्चिम विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और बीजेपी के राकेश सिंह 6,990 मतों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे। ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था।
भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभियान चुनावी तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गैस पीड़ितों के कार्यक्रम में थे, वहां पहुंचे थे और संकेत दे रहे थे। कुल मिलाकर होशंगाबाद का मैं समीकरण बता दूं कि पिपरिया में भाजपा तीसरे राउंड में 5000 से आगे है, सोहागपुर में बीजेपी 7000 से आगे चल रही है। इसके साथ साथ तीसरे राउंड में ही चौथे राउंड के बाद होशंगाबाद में बीजेपी 6000 से आगे चल रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें सोहागपुर की विजयपाल तो वो 7000 मतों से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर जो दो भाइयों की स्थिति थी जिनमें होशंगाबाद के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा पहले चक्र में करीब 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनके भाई गिरिजा शंकर को बहुत कम वोट मिल रहे हैं, वो चुनाव हार रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां पर भाई भाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। तो कुल मिलाकर एक संकेत ऐसा है कि पटना से मुख्यमंत्री भूपेश पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, घटनाक्रम बदलते हुए, हालांकि नेक टू नेक चल रहा है। ये बड़ा रोचक और आश्चर्यजनक परिणाम निकल कर आया है यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी। अब अगर चीज़ों को देखें तो वाकई ये चमत्कारिक परिणाम है तीनों राज्यों में। मतलब जहां पर कांग्रेस अपने आप को बड़ा मजबूत मान रही थी वहां पर स्थिति ऐसी हो गई है कि तीनों राज्यों में उपस्थिति दे रही है बीजेपी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। आधिकारिक आंकड़े 10 बजे के आधिकारिक आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश में 104 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, राजस्थान में 100 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में 23 सीटों पर आगे चल रही है और मध्य प्रदेश में 44 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, राजस्थान में 68 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान में 15 ऐसे अन्य हैं यानी कि निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के वो आगे चल रहे हैं। तो ये आधिकारिक आंकड़े इलेक्शन कमीशन के आपको दे रहा हूं, ये एक बड़ा संकेत यहां पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें रीति पाठक की तो रीति पाठक अभी सिर्फ 610 वोटों से आगे चल रही है। कांटे की टक्कर वहां पर बनाई जा रही है। मैं जिसका जिक्र कर रहा था, रंजन साहब मेरे साथ मौजूद थे, मैं बात कर रहा था कि क्या कोई लाडली बहना मुख्यमंत्री हो जाएगी, क्योंकि अगर लाडली बहना ने सरकार बनाई है तो केंद्र की भी बात रह जाएगी और लाडली बहना की भी बात रह जाएगी। लेकिन ये संकेत दिल्ली के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देंगे। पाटन से भूपेश बघेल को 10,500 के आसपास वोट मिले और बीजेपी के विजय बघेल को 11,069 वोट मिले हैं, यानी कि करीब करीब काफी मतों से आगे चल रहे हैं, 1000 मतों से ज्यादा से आगे चल रहे हैं। जबलपुर की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि जबलपुर की स्थिति क्या है। राकेश सिंह 6,990 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। खातेगांव से भी स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। सज्जन वर्मा 5,456 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे मंत्रिमंडल के जो कई समय से मंत्री बने हुए हैं वो पीछे चल रहे हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। रंजन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रंजन साहब, हम चर्चा यही कह रहे थे, मुख्यमंत्री गैस पीड़ितों के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन आप तो जानते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के भाव को पढ़ भी लेते हैं। चेहरे के भाव क्या कह रहे हैं? क्या ये आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे? नहीं मनोज जी, लेकिन मैं देख भी चूंकि आपसे प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ और स्क्रीन पे दिखाई नहीं पड़ा उनका चेहरा, तो लेकिन एक तो थी कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ा चुनाव था ये। 2018 उनके रहते हुए चुनाव भाजपा हार चुकी थी और अगर ये चुनाव भी अगर भाजपा हारती तो उनके पे बहुत बड़ा दाग लगता कि आपके नेतृत्व में 2 बार पार्टी चुनाव हार चुकी है। तो उनके लिए डू और डाई का सवाल था, अपने रिलेवेंस का सवाल था, अपने स्टेचर का सवाल था। लाडली बहना जरूर उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी भी शुरुआत में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उन्होंने लाडली बहना का नाम लिया हो। इवन चौहान का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। पार्टी शुरू से उनको किनारे करके चल रही थी और पार्टी का जो मेन फेस थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और साथ में अमित शाह की पूरी योजनाएं थी। बाद में चुनाव खत्म होते होते प्रधानमंत्री ने चौहान का भी नाम लिया और लाडली बहना का भी नाम लिया।
तो लगा कि ठीक है, एक इसी बहाने प्रधानमंत्री कुछ अपने वोट जो बीजेपी का प्रॉस्पेक्ट्स है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा चुनाव जीतती है और जीत रही है, इतना मतलब मुझे लगता नहीं मनोज जी इतना ह्यूज डिफरेंस अब कांग्रेस पार कर पाएगी। जो लगता था हम लोगों को कि भाजपा में बड़े बड़े चेहरे गिरेंगे, जो आप नाम बता रहे थे शुरू में, आपने तो मध्य प्रदेश को बहुत करीब से देखा है और देख रहे हैं। तो जो चुनाव भाजपा के लोग हारने की हम लोग सोच रहे थे वो चुनाव जीत रहे हैं, और कांग्रेस जो चुनाव जीतने की सोच रहे थे वो चुनाव हार रहे हैं। तो मोदी आपने जो वर्ड यूज किया चमत्कारिक परिणाम, तो चमत्कारिक परिणाम दिख रहा है, और इस ह्यूज गैप को तो पाटना बड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी तो इस समय। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े जारी हो चुके हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जो आधिकारिक आंकड़े हैं कि कौन कितने आगे चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 137 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 57 सीटों पर आगे है और 3 पर अन्य आगे चल रहे हैं। राजस्थान में 99 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 75 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 15 सीटों पर अन्य और निर्दलीय आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 31 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 28 पर कांग्रेस आगे चल रही है और 2 पर अन्य आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो टैली है, ये टैली अब वापस आने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमें नजर रखनी होगी। मध्य प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है, कमलनाथ बहुत पीछे रह चुके हैं। इंतजार करना होगा आगे के संकेतों का। रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस